नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेसिफिकली जनरल साइंस में जो कि 5 क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स और फैक्ट्स हैं उसको हम डिस्कशन कर रहे थे। ये पार्ट 2 है सीरीज़ का, तो शुरू करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होती है, और जब दो सरफेस का जो है कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, तो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर मूव कर पाते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर पाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर हम मूव कर रहे हैं, एबल टू मूव है अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो किसकी वजह से है? कौन से फिनोमिना की वजह से? तो फ्रिक्शन की वजह से है। ब्रेक्स अप्लाई कर पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से है। वॉकिंग जो है, चल पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से। इसको हम कम कर सकते हैं, पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन या बॉल बेरिंग। कोई भी चीज़ जो है स्लिपरी अगर हम उसको बना दें तो वहाँ से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। देखिए, जैसे पंखा होता है, पंखे में जो है बॉल बेरिंग में हम ग्रीस लगाते हैं, या हमारे व्हील्स में हम जो है ग्रीसिंग करते हैं, वो सब जो है फ्रिक्शन को है कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सरफेस जो है एक दूसरे से कम टच होते हैं और हीट एनर्जी जो नहीं निकलती है ज़्यादा, और मशीनरी की लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बन सकता है वर्क एनर्जी और पावर से। तो वर्क एनर्जी पावर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। वर्क जो है, पहले भी जैसे हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो जूल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये एनर्जी रहेगा। एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ एनर्जी। इसके बाद में ऐसा यूनिट जो है एनर्जी की वो जूल है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में ईआरजी होती है। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सिस्टम में जो है वो ईआरजी इसकी जो है यूनिट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? जो भी कोई भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, पोजेस होती है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हाफ mv², सभी को पता है, और इसको p²/2m से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो p² है, ये क्या है? ये मोमेंटम है। और अगर मोमेंटम को डबल कर दें, हम देखिए अगर डबल कर देते हैं तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकती है, अगर मोमेंटम डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी पे 4 टाइम्स असर पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट, तीनों से मिला के जो भी तीनों के मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इसके बाद में देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। अब आप देखिए पीछे क्या था? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। कितने रेट से हम कोई भी काम कर रहे हैं वो जो है वो पावर कहलाएगा। इसकी जो यूनिट होती है वॉट, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। 1 हॉर्स पावर, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 हॉर्स पावर में क्या होता है? 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं याद रखेंगे। इसके बाद में ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन बेसिकली देखिए, हर प्लेनेट का जो है अपना एक स्पेसिफिक ग्रेविटेशन होता है, जिसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अर्थ जो है अपने सरफेस पे किसी भी चीज़ को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको अगर फिट में देखें तो 32 फीट अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप, साइज एंड मास ऑफ बॉडी। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें के इंडिपेंडेंट होती है। जो एक्सेलरेशन होगा, कि कोई भी शेप है, चाहे बॉडी की कोई भी साइज़ है, कोई भी मास है, उससे इंडिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि मून पे कितना होता है। तो मून पे 1/6 ग्रेविटी होती है जो अर्थ से। अगर मान लीजिए अर्थ पे किसी बंदे की जो रिजल्टेंट वेट आएगा वो आएगा 60 है, तो मून पे क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 मतलब अगर इसको 1/6 है तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो 60 किलोग्राम वाला बंदा जो है 10 किलोग्राम का रिजल्टेंट वेट आएगा मून पे उसका। तो ये तो होगी ग्रेविटी की बात। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना होता है मून पे? तो 1/6 होता है, और इसको ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, ग्रेविटी जो है मैक्सिमम पोल्स पे होती है और मिनिमम होती है इक्वेटर पे। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। पोल्स पे जो है, जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारे पोल्स पे जो है सबसे ज़्यादा होगी ग्रेविटी। और जो इक्वेटर है वहाँ पे क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ग्रेविटी। तो ये जो है सबसे कम होगी, वहाँ पे मिनिमम होगी। ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेटर पे मिनिमम होगी और पोल्स पे जो है मैक्सिमम होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
इसके बाद में देखिए वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट और डेप्थ। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अगर हम हाइट पे जा रहे हैं तो तब भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर अर्थ के अंदर घुस गए हम गड्ढा खोद के तो तब भी जो है डिक्रीज़ होगी। और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी ग्रेविटी जो है डिक्रीज़ होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है, इसलिए रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी ग्रेविटी कम होती है। इसके बाद में देखिए सैटेलाइट देख लेते हैं हम। तो सैटेलाइट में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल मून है, और आर्टिफिशियल का जो है देखिए इनसेट 1 भी, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो हम जो है लॉन्च करते ही रहते हैं, तो ये जो है हम इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में सैटेलाइट क्या होती है, बेसिकली कोई भी ऐसी बॉडी नेचुरली आर्टिफिशियल जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ये हमारी सैटेलाइट कहलाती है। इसके बाद में देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जो कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर के, मान लीजिए अर्थ है, इससे 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है रिवॉल्व करती है इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन में जो है वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। और टाइम पीरियड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो है 24 घंटे। एक जो है दिन में एक पूरा रिवॉल्यूशन वो रोटेशन कर लेती है। इसके बाद में पोलर सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट में, और हाइट होती है 800 किलोमीटर, और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो है 84 मिनट। 84 मिनट में जो है ये जो है घूमती रहती है, 84 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेती है अपनी एक रोटेशन को। तो देखिए आपको लगेगा कि ये तो बड़ी जल्दी कर रही है, लेकिन जियो स्टेशनरी जो है देखिए इसकी हाइट भी तो देखिए ना, हाइट के हिसाब से फिर भी बहुत तेज़ वो घूम रही है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। एस्केप वेलोसिटी पूछा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी जो है किसी भी प्लैनेट के सरफेस से निकल सकती है, एग्जिट कर सकती है। तो एग्जिट करने के लिए, जैसे अर्थ के सरफेस से एग्जिट करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का जो है सरफेस वेलोसिटी चाहिए होगी, और इसी तरीके से मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की चाहिए होगी। तो देखिए मून से जो है आप आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए जो है आसानी से एस्केप कर सकते हैं वहाँ से। जबकि हमारे यहाँ पे क्या है 11.2 है अर्थ पे, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और तभी जाके हम बाहर निकल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो न्यूमेरिकल है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए ये हम छोड़ देते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर जो है, प्रेशर में आइए प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता है, इसकी यूनिट जो है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या है, न्यूटन होती है ऐसा यूनिट, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए प्रेशर की होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कह देते हैं प्रेशर को। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज़ द इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। अगर एकदम से फॉल हो रहा है जो बैरोमीटर रीडिंग है, तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा। धीरे से फॉल हो रहा है तो रेन का इंडिकेशन है, और स्लो फॉल हो रहा है तो क्लियर वेदर का है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सडन फॉल में स्टॉर्म, और स्लो फॉल में क्या है, रेन। और अगर स्लो राइज हो रहा है, स्लो राइज में जो था हमारा क्लियर वेदर वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें हम याद रख सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर पे काम करते हैं। ध्यान रखना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लीजिए आप। इसके बाद में देखिए डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी आप देख लीजिए। डेंसिटी बेसिकली इसकी जो यूनिट है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब है इसकी, जबकि रिलेटिव डेंसिटी की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये जो है रिलेटिव डेंसिटी जो है मेज़र की जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है मेज़र की जाती है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। कितनी जगह में कितनी चीज़ आ रही है, ये बेसिकली डेंसिटी होती है कितनी। देखिए आप जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कितने लोग कितनी एरिया में आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, कितनी चीज़ कितने मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितनी चीज़, कितने किलोग्राम चीज़ आ रही है, वो जो है डेंसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो है 4 डिग्री सेल्सियस में। और इसमें जो वाटर फ्लोट करता है जब पानी पे, तो वो होता है
मतलब 10 में से 1 हिस्सा जो होगा वो आउटसाइड द वाटर रहेगा, पानी के बाहर रहता है। देखिए इसमें बस इतना ही है, बस इतना ध्यान रखिए कि इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर। सी वाटर में क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं तो डेंसिटी क्या होती है वाटर की, ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल वाटर जो है उसमें सॉल्ट्स नहीं होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और उसमें